हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुने। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी ये कहानी बिपिन की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ 2 कहानी शेयर कर रखी है। चलिए अब इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम बिपिन है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना कुछ अजीब सी थी और ये घटना अभी 2019 की है। उस समय हम लोग हमारे पुराने घर को छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2019 दिसंबर की बात थी जब हम शिफ्ट हुए थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था। कुछ 2-4 महीने के बाद में इंडिया में लॉकडाउन लगा था कोरोना वायरस का। इसके बाद हर जगह बस सन्नाटा पसरा होता था। हम घर में जितने भी लोग थे वो भी क्वारंटाइन जैसा ही रहते थे और काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि जॉब वगैरह अब किसी का नहीं था। मतलब कोई जॉब पर जाता ही नहीं था, सभी लोग घर में थे। मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि भी आगे क्या होगा, कैसा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारा बेसिकली एक रो हाउस था। हमारे बाजू में भी जो फैमिली रहा करती थी, वो फैमिली लॉकडाउन से कुछ 8 या 10 दिन पहले उनके गांव गए हुए थे कोई फैमिली फंक्शन की वजह से, और लॉकडाउन लग गया जिस वजह से वो वापस नहीं आए। और जो तीसरा वाला रो हाउस था वो पहले से ही बंद पड़ा था। यानी कि आसपास सब मिलाकर वहाँ पर 3 ही रो हाउस थे। उसके बाद वो लगभग 100 मीटर की दूरी पर से दूसरी लोकेलिटीज़ शुरू होती थी, यानी बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स और सारी चीज़ें। जब लॉकडाउन लगा तब हमारे आसपास तो वैसे ही कोई नहीं था और हम लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए भी थे कोरोना वायरस को लेकर। हमारे घर में हम लोगों ने एक डॉग पाल कर रखा था। वो डॉग जब भी कोई नए आदमी को देखता था घर में आ रहा है तो उसे देखकर भौंकता था। अब कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ज़्यादा अजीब था। रोज़ रात में एग्जैक्ट 12 बजे हमारा डॉग उठकर भौंकने लगता और वो दरवाजे की ओर देखकर ही भौंकता। समझ में नहीं आता कि वो क्यों भौंक रहा है। लगभग 3 दिन हो चुके थे, 3 रात से, यानी वो ऐसे ही भौंक रहा था। फिर उसे समझाते, उसे बिठाते और वो काफ़ी डरा हुआ बिहेव करता। घर वाले लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि इसे हुआ क्या है। अब हम उसे किसी डॉक्टर को या बाहर भी नहीं ले जा सकते थे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। मम्मी, पापा, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, हम सब यही सोच रहे थे कि अचानक इसके स्वभाव में इतना चेंजेस क्यों आ गया है। ये रात में इतना भौंकता क्यों है और दरवाजे की ओर ही देखकर भौंकता है। चौथी रात में जब वो 12 बजे ठीक फिर से भौंकना शुरू किया तब मेरे पापा ने तुरंत दरवाज़ा खोला। जैसे ही पापा ने दरवाज़ा खोला वो भौंकना बिल्कुल से बंद कर दिया और एकदम से नीचे बैठकर वो मानो आवाज़ को रोक दिया। और ऐसा लग रहा था कि उसे कोई दिखाई दे रहा है जिससे डर कर वो अब ऐसा बिहेव कर रहा है। हम सभी ने उसे अपने पास ले लिया। पापा का कहना यह था कि ये किससे डर रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा था। 5वीं रात की बात है कि जब पापा ने कहा कि आज मैं बाहर निकल कर देखूंगा। हमारे रो हाउस के बाहर एक छोटा सा आंगन था। जैसे ही 12 बजे तब पापा ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन इस बार वो भौंका नहीं, वो बस वैसे ही डरा हुआ बिहेव कर रहा था। पापा बाहर निकल कर चारों ओर देखे, लेकिन पापा को कोई नहीं दिखाई दिया। हमारे आंगन को लगकर रोड पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। जब पापा ने उस पेड़ पर नज़र दौड़ाई तो पापा ने पाया कि पेड़ के ऊपर 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही है। अंधेरे की वजह से शरीर तो नहीं दिख रहा, लेकिन वो आंखें बिल्कुल चमकती हुई साफ दिखाई दे रही थी। वो आंखें इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि पापा खुद डर गए, क्योंकि वो आंखों के अंदर की काली पुतलियाँ थी ही नहीं, बल्कि वो आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। पापा तुरंत ही घर के अंदर आए और दरवाज़ा लॉक किया। पापा पसीने में नहा चुके थे। मम्मी ने उनसे पूछा, क्या बात है, बाहर कोई दिखाई दिया क्या? पापा ने कहा, नहीं, कोई नहीं।
पापा ये बात शायद इसलिए छुपा रहे थे क्योंकि अगर हमें पता चलती तो हम काफ़ी ज़्यादा डर जाते, इसीलिए उन्होंने ये बात किसी से नहीं कही। घर में जितने भी लोग थे वो पापा का एक्सप्रेशन देखकर ये बात तो समझ चुके थे कि पापा किसी चीज़ से डरे हुए हैं, लेकिन पापा कुछ बता नहीं रहे थे, इसीलिए सबने इग्नोर किया। पापा पूरी रात उस दिन घबराहट के मारे सो नहीं पाए। अगली सुबह होने के बाद उन्होंने ये बात मम्मी को अकेले में बताई, जिसके बाद मम्मी के भी चेहरे का रंग उड़ गया और घर में अब लोग परेशान थे। रात के जब फिर 12 बजे तब फिर से हमारे डॉग का भौंकना शुरू हो गया। जब बाहर निकलकर पापा ने इस बार देखा तो इस बार भी उन्हें वही 2 चमकती हुई आंखें उस पीपल के पेड़ पर बिल्कुल साफ दिखाई दी। और मम्मी भी इस बार पापा के साथ बाहर निकली थी। मम्मी ने भी वो देखा तो मम्मी बहुत घबरा गई। पता नहीं वो क्या चीज़ थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पापा ने अपने एक कज़िन भाई से पूछा कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। उनके कज़िन भाई ने भी किसी को फ़ोन किया और पता नहीं कहाँ कहाँ पर कांटेक्ट लगाकर पूछताछ की, तो ये पता चला कि वो एक बुरी आत्मा है जो घर के बाहर ही रुकी हुई है। किसी चीज़ ने उसको रोक कर रखा है, वरना अब तक वो हम पर हमला कर चुकी होती। पापा ने कहा कि अब वो आत्मा कौन है। तभी उनके कज़िन भाई ने उनसे कहा कि कौन है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, ज़रूरी ये है कि उससे बचा कैसा जाए। फिर लोगों से पूछते पूछते एक बात ये पता चली कि घर में जो कचरा है उसे जमा करके कुछ मंत्र पढ़ने को उन्होंने दिए थे। वो मंत्र का जाप करके उस कचरे पर फूंक कर वो कचरे को ठीक रात के 12 बजे घर का जो मेन डोर होता है उसके ही पास में उसे जलाना है। मम्मी और पापा ने ये बात सुनी तो वो लोगों ने वो मंत्र पढ़े और उसके बाद वो कचरे को घर के बाहर रख कर जला दिया। अगले दिन रात में 12 बजने का सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि डरे हुए थे। जब 12 बजे बाहर निकल कर देखा गया तो वो जो आत्मा थी या जो भी चुड़ैल या पता नहीं क्या था, वो उस पेड़ पर तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन पेड़ से थोड़ी ही दूरी पर वो दिखाई दे रहा था। यानी कि कुछ दूर पर ऐसा लग रहा था कि कोई खड़ा है और अब भी उसकी वो आंखें हमारे ही घर की ओर देख रही थी। पापा ने फिर से ये बात अपने कजिन भाई को बताई। उसने कहा कि जो भी तुम लोगों ने किया है उससे तुम लोग बचे हुए हैं। इसका परमानेंट सल्यूशन तो ऐसा है कि वहाँ पर आकर ही कोई कुछ कर पाएगा। कई दिन बीत गए, लॉकडाउन की वजह से कोई भी एक जगह से दूसरी जगह आ नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ये लॉकडाउन ठंडा हुआ कि कजिन भाई ने किसी को लेकर रात में 11 बजे हमारे घर पर आया। वो बहुत छुपते छुपाते हुए आया था उस समय भी, और उसने आकर उस आदमी को सारी बात बताई। वो आदमी घर के पास खड़े होकर ही कहने लगा कि वो आत्मा इसलिए तुम पर हमला नहीं कर पाई क्योंकि घर के मेन डोर के सामने ही हमारे बड़ा सा मंदिर था जो कि हम लोगों ने पूजा रूम बनाया हुआ था। वो कहने लगा इसी वजह से वो अब तक रुकी थी और वो रुकी ही रहेगी, लेकिन वो हमेशा ये सोच में रहेगी कि कैसे वो तुम पर हमला कर सके। फिर उन्होंने घर के चारों ओर बंदिश मार दी और वो कहने लगे कि अभी उस आत्मा का परमानेंट हम इलाज करेंगे। जिसके बाद वो उसी रात हमारे घर पर बैठकर एक पूजा की और जो पूजा का बचा हुआ सामान था उसे जाकर पीपल के पेड़ के पास डाल दिया। और जहाँ पर मेरे पापा को वो वापस से दिखी थी, यानी मेरे मम्मी पापा जो घर से थोड़ी दूरी पर देखे थे उस आत्मा को, उस वही सामग्री या वही सामान मम्मी पापा को देकर कहा कि जाकर ये सारा सामान वहीं पर डाल दो। मम्मी पापा रात के ही समय वहाँ पर जाकर वो सामान को डाल दिए। फिर वो आदमी चला गया। कहने लगा कि अब वो आत्मा तुम्हें कभी नहीं दिखेगी। उसके बाद अगली रात में हम दरवाज़ा बंद कर कर बैठे हुए थे और ये सोच रहे थे कि अभी हो सकता है फिर से हमारा डॉग भौंकना शुरू कर दे, लेकिन उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब डॉग ने कोई आवाज़ नहीं निकाली तो मम्मी पापा घर से बाहर निकले और जाकर अच्छे से चारों ओर देखा, पर वो आत्मा कहीं पर दिखाई नहीं दी। फिर उसके अगले दिन पापा ने अपने कजिन भाई से पूछा कि मुझे बताएगा वो क्या था। तब उस कजिन भाई ने कहा कि वो एक भटकती हुई आत्मा थी जो अपने बदले के लिए
वो शायद तुम पर हमला करना चाहती थी। पापा ने कहा कि हमसे क्या बदला। उसने कहा कि वो तो मैं भी नहीं जानता कि क्या बदला, बस जिसने मुझे बताया वो ये कहने लगा कि वो अपने बदले की आग में यहाँ से वहाँ भटक रही है और बीच में जो भी आ जाता है वो उसे परेशान कर देती है या उसे मारकर ख़त्म करना चाहती है। फिर हम लोगों को समझ में आया कि हर बार आत्माएं सिर्फ उन्हीं लोगों को परेशान नहीं करती जिससे वो बदला लेना चाहती, बल्कि कई बार ऐसा भी होता है कि वो आत्माएं बिना मतलब किसी को भी परेशान करती है। लेकिन उस दिन के बाद से एक बात बहुत अच्छी ये हो गई कि वो आत्मा हमें कभी कहीं दिखाई नहीं दी और ना ही तो दोबारा कभी हमें परेशान करी। तो दोस्तों, ये थे बिपिन जी की कहानी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी ये कहानी नम्रता की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नम्रता है। जो घटना मैं अभी बताने जा रही हूँ ये कुछ साल पहले ही हमारे साथ घटी थी। मैं अपनी पढ़ाई के लिए अब्रॉड गई हुई थी और मैं वहीं पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। हमें फिर एक प्रोजेक्ट मिला जिसके लिए हमें जंगल में जाकर 1-2 दिन रुकना था। वैसे तो कुछ कंपलसरी नहीं था, लेकिन मेरे साथ जो मेरे टीम मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि वहाँ पर जाकर इसी बहाने हम एक छोटी सी वेकेशन भी मना लेंगे और हमारा जो प्रोजेक्ट का काम है हम वो भी पूरा कर लेंगे। मैंने भी उनको मना नहीं कर पाई और हम लोगों ने फिर प्लान बनाया। जब प्लान बना तो जिस जंगल में हम लोगों ने जाने का सोचा था वो जंगल हमारे घर से कुछ 150-200 किलोमीटर की दूरी पर होगा। मेरा एक फ्रेंड था वहाँ पे जो कि सिंगापुर का रहने वाला था। उसका नाम था जोशुआ। उसके पास वहाँ पर कार भी थी। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम चलते हैं उसी की कार में। हम सभी लोग उसी की कार में बैठकर उस जंगल की ओर निकल पड़े। हमने कई सारा सामान भी अपने साथ ले लिया था कि बार बार उस जंगल से बाहर ना निकलना पड़े। जब हम लोग उस जंगल में पहुंचे तभी शाम के कुछ 7 बज रहे थे, क्योंकि हम वो दिन अपनी कॉलेज का काम खत्म करके ही उस जंगल की ओर बढ़े थे। जब हम उस जंगल में जा पहुंचे तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि नम्रता, रात में हम यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि हमें शाम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी वहाँ पर पहुँचने में। तो हम यहाँ पर वो फील्ड स्टडी कभी से करेंगे। मैंने उससे कहा कि एक काम करते हैं, आज तो बहुत थके हुए हैं, आज यहीं पर कैंप लगाकर सो जाते हैं, कल मॉर्निंग से हम अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देंगे। वो सभी लोग मेरी बात को मान चुके थे। हम लोगों ने फिर वहाँ पर कैंप लगाए और खाने की तैयारी करने लगे। हम लोगों ने खाना खाया। दिन भर थके हुए थे और ट्रैवलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। इस वजह से खाना खाकर अपने टेंट में जाकर हम लेट गए। सभी लोग कुछ ही समय में सो गए। रात के कुछ 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे कि मुझे वॉशरूम जाना था। तो मैं अपने कैंप से बाहर निकली। जब मैं बाहर निकल कर देखी तो ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और बहुत गहरा अंधेरा था हर जगह पर। मैं बाहर निकल कर ये सोचने लगी कि मैं अपनी दोस्त को बुला लेती हूँ। मैं फिर से दोबारा अंदर कैंप में गई और जाकर उसे जगाया, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में थी, वो उठी ही नहीं। मैंने सोचा कि मुझे अकेले ही चले जाना ठीक होगा, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा नींद में है। मैं फिर दोबारा कैंप से अपने बाहर निकली और वॉशरूम के लिए जाने लगी। जब मैं जाने लगी तब मैंने ऐसा महसूस किया जैसा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, और जो भी था वो मेरी ही गति से चल रहा था। यानी कि जिस स्पीड से मैं चल रही थी वही स्पीड से वो भी चल रहा था। मैंने 2 से 3 बार पीछे मुड़कर रुक कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैं जिस जगह पर वॉशरूम के लिए बैठी थी वहीं पर से कुछ दूरी पर मुझे ऐसा लगा कि जैसा कि कोई जंगली जानवर मुझे दूर से घूर रहा है। जिसके बाद मैं जल्दी से उठी और अपने कैंप पर आने के लिए पलटी। तब मैंने देखा कि अब वो चारों हाथ और पैर के बल चलते हुए मेरे पास आ रहा था। उसकी जो शक्ल थी वो कुछ इंसानों जैसी भी दिख रही थी और ऐसा भी लग रहा था कि वो जानवर भी है। फिर मैंने देखा कि वो 2 पैरों पर अपने खड़ा होकर चलकर मेरे पास आ रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, लगभग 7 फीट जितना लंबा होगा। वो जब मेरे पास आया तब मैंने देखा कि वो तो ना इंसान है ना जानवर, वो कुछ एक अजीब सा ही क्रिएचर लग रहा था। वो ठीक मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। जैसे ही मैं तेज कदमों से कैंप की ओर लौटने लगी तब वो पता नहीं मेरे ऊपर से कैसे छलांग लगाकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया।
ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे कैंप में जाने ही नहीं देना चाहता हो या मुझ पर हमला करके मार देना चाहता हो। इसके बाद मैंने उस जंगल में ज़ोर से चीख लगाई, लेकिन वो आवाज़ पूरे जंगल ने तो सुनी, पर मेरे जितने भी दोस्त थे उनमें से कोई भी नहीं उठा। मैं वहाँ से भागने लगी। मैं किस दिशा में भाग रही थी मुझे ही नहीं पता। तभी मैंने देखा कि वो भागते भागते उसने ठीक मेरे सामने आकर ज़ोर से मुझे धक्का दिया। मैं काफ़ी ज़ोर से जाकर गिरी। मैं जब उठकर देखी तो आसपास कोई नहीं दिखा। ऐसा लगा कि वो मुझे धक्का देकर कहीं वहाँ से गायब हो गया। मैं दोबारा कैंप की ओर पलटी, लेकिन शायद मैं तब तक रास्ता भटक चुकी थी। मैं कैंप को ढूंढ रही थी रात के अंधेरे में और उस ठंड में। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैंप कहाँ है। हालांकि हम लोगों ने कैंप के बाहर बॉनफायर की हुई थी और आग भी जल रही थी। अब वो आग की ना तो रोशनी दिखाई दे रही थी और न ही धुआं। मैं परेशान होकर वहां पर बैठकर जोरों से चीख लगाकर रोने लगी कि तभी मुझे जोशुआ दिखाई दिया। वो मेरे पास ही चलता हुआ आ रहा था। मैं उसे देखकर और ज्यादा रोने लगी। वो आकर मेरे पास बैठा, लेकिन मुझसे कुछ भी उसने पूछा नहीं। मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाने लगा। मैं समझ गई कि मुझे कैंप में ही लेकर जा रहा है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर तो कैंप था ही नहीं, यह हम किसी दूसरी जगह पर आए हैं, क्योंकि वहां जाकर वो एकदम से रुक गया। ना वो आगे बढ़ रहा था, ना मेरी ओर देख रहा था। जब उसने मेरा हाथ पकड़ कर रखा था तो अब धीरे धीरे मुझे अपने हाथ में चुभन महसूस होने लगी और देखते ही देखते वो अपना रूप बदलने लगा और अब वो किसी बड़े से भेड़िए का रूप ले चुका था। वो देखकर मुझे और डर लगने लगा। मैंने जोरों से चिल्लाया और दोबारा वहां से अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगी। मेरे हाथ में उस चुभन की वजह से काफी दर्द भी हो रहा था। मैं भागते हुए अपने कैंप तक आई। वहां आने के बाद मैंने जब देखा तो वहां पर कोई तो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं सोचने लगी कि कैंप के लोग कहाँ चले गए, अब यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं जब वो टेंट के अंदर जाकर देखी तब भी वहाँ कोई नहीं था। मैं काफ़ी परेशान होकर वहीं पर रो रही थी कि अगले कुछ 5-6 मिनट में वो सभी लोग मेरे पास आए। मैं उनसे कहा कि तुम लोग कहाँ चले गए थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तेरी चीखने की आवाज़ सुनी थी। सभी की आंख खुली, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि तू कहाँ है, इसीलिए तुझे ढूंढने के लिए हम सब जंगल घूम रहे थे। फिर मैंने उन लोगों को अपने साथ घटी घटना विस्तार में बताई, जिसके बाद वो सभी लोग डर गए। मेरे एक दोस्त ने कहा कि चलो हम अभी ही निकल चलते हैं, लेकिन तभी ही दूसरे ने कहा कि अभी यहाँ से निकलना सेफ नहीं होगा, क्योंकि जिस जंगल में या जिस जगह पर हम लोगों ने हॉल्ट किया हुआ था वो जगह जंगल से लगभग 10 से 15 किलोमीटर अंदर थी। वो कहने लगा कि अगर हम अभी यहाँ से जाएंगे रात के इस अंधेरे में, हमें रास्ता समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो रास्ता भी काफ़ी ख़राब था। हम अगर किसी और जगह चले गए तो और मुसीबत में पड़ सकते हैं। मैं कहता हूँ कि सुबह तक हम यहीं रुकते हैं। पूरी रात हम सभी लोग एक ही टेंट के अंदर बैठकर निकाले। काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। टेंट को चारों तरफ से बंद करके रखा था। फिर भी उस टेंट को देखकर ऐसा अंदर से लग रहा था कि बाहर कोई घूम रहा है, जिसकी परछाई उस टेंट पर बिल्कुल साफ पड़ रही है। वो देखकर हम सब और ज़्यादा डरे हुए थे। सभी लोग अपने अपने भगवान को याद करने लगे और हम अंदर ही डर कर बैठे हुए थे कि 5 मिनट के बाद मेरा एक दोस्त वो कहने लगा कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ, क्योंकि अभी वो परछाई दिखाई नहीं दे रही। जब वो उस टेंट से बाहर निकला तो वो अकेला ही निकला था, क्योंकि सब तो डर रहे थे। और फिर एक जोर की उसकी चीखने की आवाज़ आई और एकदम से सन्नाटा पसर गया। उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर बाकी जितने लोग टेंट के अंदर थे वो सभी लोग बाहर निकले उसकी हेल्प के लिए। तब तक वो वहाँ से गायब हो चुका था। वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। हम लोगों ने उसे बहुत चीख कर चिल्ला कर आवाज़ लगाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मेरे दोस्तों ने कहा कि एक काम करते हैं, जैसा नम्रता को ढूंढने के लिए हम लोग जंगल में घूमे थे वैसे ही फिर से हम जंगल घूमते हैं और उसे ढूंढ कर लाएंगे। लेकिन तब दूसरों ने कहा कि नहीं, अब जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं था कि क्या खतरा है। हम मॉर्निंग में ही उसे ढूंढेंगे।
फिर मॉर्निंग तक हम सभी अपने टेंट में डर कर बैठे थे, लेकिन वो परछाई दोबारा दिखाई नहीं दे रही थी। जब मॉर्निंग हुई कुछ 6:15 6:30 बजे के आसपास, हम लोगों ने अपना टेंट समेटा और अपने दोस्त को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ निकल पड़े। हम लोगों ने दोपहर के 3 बजे तक अपने दोस्त को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसके बाद हम सभी लोग गाड़ी में बैठे और वहाँ से लौटकर अपने अपने घर आ गए। ये बात अगर हम उस समय किसी को बताते तो शायद कुछ ज़्यादा दिक्कत होती। इस वजह से इसे हम लोगों ने छुपा कर रखा। आज उस घटना को लगभग 10 से 11 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमें अपने दोस्त का कोई पता ना चला। दोस्तों, ऐसा कभी कभार लगता है कि वो प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए जंगल जाना, यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। आज तो मैं अपने देश आ चुकी हूँ, फिर भी उस घटना को जब भी याद करती हूँ तब डर से सहम जाती हूँ। तो दोस्तों, ये थी नम्रता जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी आर्यन की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। आज जो मैं आप लोगों को घटना बताने जा रहा हूँ, यह हमारे ही साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये बात 2004 की है। मैं नॉर्थ इंडिया में जब रहता था तो वहाँ पर काफ़ी टाइम तक मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद का ही कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दूँ या खुद का ही कुछ काम चालू कर दूँ। नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि वहाँ घर में जो चटाइयाँ बिछती है या जिसे कालीन भी कहा जाता है, उसे बेचने का काम शुरू कर। मैंने कहा ठीक है। जितना पैसा मेरे पास हो सकता था मैंने उतना पैसा इकट्ठा किया और वो पैसे से कुछ कालीन खरीद कर ले आया होलसेल मार्केट से। फिर एक बड़े से ठेले पर उसे लोगों के घर घर जाकर बेचा करता था। शाम के 5-6 बजे तक काम करके अपने घर आ जाता था। अब आसपास के जो भी हमारे घर थे वहाँ हर जगह मैंने बेच चुका था। मुझे अब धीरे धीरे थोड़ा दूर भी जाना पड़ता था। अब ये घटना उस दिन की है जब हमारे गांव से कुछ दूर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा गांव था। मैंने घर पे कहा था कि मैं आज वो गांव में जाकर कालीन बेचूंगा। मैं वहाँ पर चला गया। वहाँ जाकर जब मैं उसे बेचने लगा तो समय का पता ही नहीं चला। लोग काफ़ी ज़्यादा उसे खरीद रहे थे और मुझे शाम के 7 बज गए थे। वहीं पर ठंडियों का मौसम चल रहा था। मैं वहाँ पर जब देखा कि 7 बज गए तो सोचा जल्दी से अब अपने घर के लिए निकल जाता हूँ। मैं जानता था कि मुझे पहुँचने में 1-1.5 घंटा शायद लग जाए। मैं वहाँ से जब निकला और अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगा, तभी रास्ते में कोने में मुझे एक आदमी दिखाई दिया जो कि बिल्कुल शांत चुपचाप बैठा हुआ था। उस समय हमारे वहाँ पर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं था, इस वजह से रास्ते में स्ट्रीट लाइट्स भी बराबर से नहीं थी। मैंने उसे देखा और मुझे उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस होने लगा। तो मैंने उससे कहा कि ये कालीन आप भी ले लीजिए, मुझे पैसा मत देना। इतनी ठंड है, आप इसे ओढ़ कर या बिछा कर बैठ जाइए। उसने मेरी ओर देखा और सिर्फ मुस्कुराया। मैंने कालीन उसके सामने रख दी और वहाँ से आगे बढ़ने लगा। फिर आगे जाते जाते एक रास्ता था जो कि बाई ओर मुड़ता था। वो रास्ता भी मेरे घर की ही तरफ जाता था, लेकिन जो मेन रास्ता था वो अभी भी काफ़ी आगे से होकर जाना था। मैंने सोचा कि अब मेरे ठेले पर वेट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है क्योंकि ज़्यादातर कालीन बिक चुकी थी, तो क्यों न ये शॉर्टकट लेकर मैं यहीं से आगे बढ़ जाता हूँ। ये सोचकर मैंने वहीं से शॉर्टकट ले लिया और आगे बढ़ने लगा। जब मैं थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरे सामने से कोई आता हुआ मेरी ओर नज़र आ रहा है, लेकिन वो ठंड की वजह से काफ़ी ज़्यादा कोहरा था, जिस वजह से उसका फेस बिल्कुल साफ देख पाना मुश्किल था। और फिर जैसा जैसा मैं आगे बढ़ता गया वो भी करीब आता गया। मुझे दूर से ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था जैसा कि उसके हाथ में कुछ है, शायद पानी पीने के लिए कुछ सामान रखा हो या पता नहीं क्या था। मैं चुपचाप आगे ही बढ़ता जा रहा था। अगले 10 मिनट के बाद मैंने देखा कि जब वो आदमी ठीक मेरे सामने आकर खड़ा हुआ तब वो आदमी के नाखून बहुत बड़े हुए थे। इतने ज़्यादा बड़े नाखून थे कि नाखून मुड़ चुके थे। उसके पैर भी कुछ अजीब से बहुत लंबे और चौड़े नज़र आ रहे थे, और जिसे हम फीट कहते हैं या यूँ कहिए कि पैरों के तलिए वो काफ़ी लंबे थे। एक आम आदमी के वैसे तलिए होना ये नामुमकिन सी बात थी। मैं उसे देखकर वहीं घबराकर ये सोचने लगा कि इसे
क्या हो गया और ये ऐसा अजीब क्यों दिख रहा है। वो जब ठीक मेरे सामने आकर खड़ा हुआ तो मैंने उसे इशारा करते हुए यूं कहा कि आप बाजू से निकल जाइए। वो रास्ता काफी पतला था, मैं वो ठेला लेकर तो साइड में खेत में नहीं उतर सकता था। वो आदमी वहीं खड़े होकर घूरता हुआ मुझे देखने लगा और धीरे धीरे उसकी सांसों की आवाज गुर्राने में बदल गई। अब वो काफी ज्यादा ऐसा लग रहा था कि गुस्से में है और शायद मुझ पर हमला कर देगा कि तभी मैंने अपने पीछे से किसी की आने की आवाज सुनी। जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो ये वही आदमी था जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे सड़क किनारे बैठा हुआ मिला था और जिसको मैंने कालीन दी हुई थी। तो जल्दी जल्दी मेरे पास आया और आकर मेरे बाजू में खड़ा हो गया। फिर उसने उससे कहा कि तू दुष्ट आत्मा है और तू इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मैं इसके साथ में हूँ। मैं तो ये सुनकर दंग रह गया कि ये क्या बात हो रही है। उसके बाद में वो ठेले के आगे जाकर उस आदमी के सामने खड़े हो गए या उस आत्मा के सामने। फिर उन्होंने कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मारी, जिसके बाद उसके चेहरे पर आग लग गई। उसका चेहरा जोरों से जलने लगा और वो चीखने लगा। उसकी आवाज इतनी जाड़ी थी जैसा कि बादल गरज रहे हो और वो भागता हुआ उसी खेतों में से कहीं गायब हो गया। मैं तो एकदम आश्चर्य से खड़ा होकर उसी आदमी को देखने लगा। मैंने कहा ये क्या था। वो कहने लगे कि ये एक बुरी आत्मा थी जिसका आभास मुझे पहले से ही हो गया था, इसलिए मैं भी जब तू बाई ओर मुड़ा तब से ही तेरे पीछे धीरे धीरे बढ़ रहा था। मैं जानता था कि ये तुझे हानि पहुंचाएगी। मैंने कहा कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वो आदमी ने कहा कि नहीं, मैं बस ऐसे ही भटकता रहता हूँ, घर चलने की आवश्यकता नहीं। जिसके बाद जो कालीन मैंने उसे दी थी वो कालीन उसने फिर से घड़ी करके मेरे ही ठेले पर रख दिया। कहने लगा इसे किसी और को मत बेचना, ये तुम अपने घर पे ही बिछाना। मैंने कहा आपको कैसे पता कि मेरे घर पर कालीन नहीं है। तो बस मुझे देखकर मुस्कुराया, कहने लगा जाओ घर चले जाओ, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद मैं वहां से आगे बढ़ा और 10 कदम आगे बढ़ने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं था। मैंने ये बात आकर घर में अपने पापा को बताई। पापा ने कहा कि हो सकता है कि वो हनुमान जी हो, क्योंकि हमारे घर पर हनुमान जी की पूजा रोज आना होती थी। मैंने कहा कि हो तो सकता है, लेकिन ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि हनुमान जी ऐसी सिचुएशन में आकर मेरी मदद करेंगे। उसके बाद मैं वो रास्ता डर के मारे कभी भी यूज़ नहीं किया, चाहे मुझे कितना ही लेट क्यों ना हो जाए। लेकिन जो मेन रास्ता था जहाँ से गाड़ियाँ भी आती थी हमारे गांव में, मैं उसी रास्ते से अपना आना जाना करता था। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी तैयब की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम तैयब है। जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये घटना तब की है जब मैं एक टैक्सी ड्राइवर हुआ करता था। मैं वैसे तो कोलकाता का रहने वाला हूँ और जो घटना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये भी घटना मेरे साथ कोलकाता में ही घटी थी। जिस जगह पर हम लोग रहा करते थे वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर टैक्सी स्टैंड था, तो इसीलिए रोज़ाना सुबह नहा धोने के बाद नाश्ता करने के बाद मैं ठीक उसी टैक्सी स्टैंड पर जाकर खड़ा हो जाता था। पूरे दिन वहाँ पर सवारी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने के बाद मुझे जो भी किराया मिलता उसे लेकर मैं रात में 9-10 बजे तक अपने घर पर आ ही जाता था। एक दिन मुझे एक सवारी मिली जिसे काफ़ी दूर जाना था। मुझे उसे छोड़कर आने में रात के 12:15 बज चुके थे। हम जिस जगह पर रहते थे वो जगह बहुत अच्छी थी। रात में 10 बजे 11 बजे के आसपास वहाँ पर लोग रास्ते पे दिखाई नहीं देते थे, यानी सभी लोग जल्दी ही अपना काम ख़त्म करके अपने अपने घरों पर चले जाते थे। ये बात लगभग 2006 के आसपास की होगी। तो उस दिन ऐसा हुआ कि जब मैं 12 सवा 12 बजे के आसपास लौट रहा था तब रास्ता बिल्कुल सुनसान और खाली था। रास्ते पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था कि मुझे एक सवारी मिली। वो आदमी और औरत 2 लोग थे। वो दोनों ही हाथ दिखा रहे थे। मैंने चलती टैक्सी को रोका। वैसे तो मुझे घर पर जाना था, लेकिन उन्हें देखकर पता नहीं क्यों मेरे मन ने कहा कि रुक जाता हूँ, इनसे पूछता हूँ। अगर मेरे घर की ही ओर इन्हें जाना है तो वहाँ तक इन्हें भी ड्रॉप कर दूंगा। मैंने टैक्सी रुकाकर जब उन लोगों से पता पूछा कि कहाँ जाना है तो उन लोगों ने ठीक अपोजिट डायरेक्शन का मुझे पता बताया, जिसके बाद मैंने उन्हें मना कर दिया।
लेकिन जो आदमी था वो जिद करने लगा कि हमें छोड़ दो, हमें बहुत जल्दी है। मैंने उन्हें दोबारा समझाया कि मैं नहीं जा सकता, जिसके बाद वो गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर वो पीछे हट गया। वो जो औरत उसके साथ थी वो भी गुस्से में मुझे देखने लगी। ऐसा कई बार हमारे साथ होता था कि अगर किसी पैसेंजर को मना कर दो तो वो गुस्सा हो जाता था या चिढ़ जाता था। मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं देते हुए टैक्सी को आगे बढ़ाया। 10 कदम जितना ही टैक्सी आगे बढ़ी होगी कि टैक्सी मेरी बंद पड़ गई। मैं टैक्सी को कई बार चालू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो अब चालू ही नहीं हो रही थी। मैंने गाड़ी से उतरकर टैक्सी का बोनट खोलकर देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और वो आदमी और औरत अब भी वहीं पर खड़े थे, मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने उन्हें देखा और मैं कहने लगा कि मेरी टैक्सी बंद हो गई इसलिए मुस्कुरा रहे हो। तभी वो आदमी आगे आया और वो आगे आकर कहने लगा, नहीं, आपने हमें छोड़ने के लिए मना किया इसलिए आपकी टैक्सी बंद हो गई। हम आपकी टैक्सी में बैठेंगे तो हो सकता है कि आपकी टैक्सी चालू हो जाए। उसकी बात सुनकर मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने बोनट बंद किया और टैक्सी को दोबारा चालू करने लगा, लेकिन वो सेल्फ नहीं ले रही थी। मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं था, फिर भी वो ज़बरदस्ती टैक्सी के अंदर बैठ गए। और दोस्तों, ये बात जानकर आप लोगों को हैरानी होगी कि उनके बैठते ही टैक्सी अपने आप चालू हो गई। वो कहने लगा कि अगर देखो, आप हमें छोड़ दो, उसके बाद आप भी घर पर सही से जा सकते हो, वरना आपकी टैक्सी परेशान करेगी। ये बोलकर वो मुस्कुराने लगा। एक मुस्कुराहट कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसा कि वो शैतानी हंसी हंस रहा हो। मैंने फिर भी उसकी बातों पर या उसकी हंसी पर ध्यान नहीं दिया। मन में सोचा कि इन्हें छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि जिस जगह पर उन्हें जाना था वो लगभग 4 या 5 ही किलोमीटर की दूरी पर थी। मैंने गाड़ी घुमाया और उस जगह पर ले जाकर उन दोनों को छोड़ दिया। वो लोग वहाँ पर उतरे और कहने लगे, कुछ देर हमारा वेट कर सकते हो? मैंने कहा, नहीं, मुझे जल्दी जाना है। वो फिर से मुस्कुराए, कहने लगे, जाओ। मैं उसके बाद वहीं पर खड़े होकर काफ़ी देर तक गाड़ी को चालू करने की कोशिश करता रहा, लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा का समय लग चुका था। मेरी गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। मैं थक गया था, तो मैंने इसीलिए गुस्से में सोचा कि अब मैं यहाँ से पैदल ही निकल जाता हूँ, गाड़ी को साइड में लगाकर। अगले ही पल मैंने देखा कि वो दोनों पीछे से चलते हुए आ रहे हैं। फिर कहने लगे, अरे आप जाने वाले थे, आप गए नहीं? मैंने कहा कि हाँ, गाड़ी नहीं चालू हो रही। वो फिर मुस्कुराए, कहने लगे कि हमें बिठा दो और हमें वहीं तक छोड़ दो, गाड़ी शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो दोनों ही गाड़ी में बैठे, गाड़ी दोबारा शुरू हो गई। मैं इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने ये बात अपने घर वालों को भी बताई। वो लोगों ने कहा कि वो दोनों भी जिन थे और वो तुम्हें सिर्फ परेशान कर रहे थे। मैंने कहा, लेकिन वो लोग जिस जगह पर गए थे वो जगह क्या थी? मेरी जो मम्मी थी उस समय वो जिंदा थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा कि हो सकता है वो किसी काम के लिए गए हो। मैं काफ़ी परेशान था कि जिन को गाड़ी की क्या ज़रूरत। मैंने कई लोगों से सवाल किया, लेकिन किसी के भी पास इसका कोई जवाब नहीं मिला। कुछ लोगों ने उसे छलावे का नाम दे दिया, तो कुछ लोगों ने कहा कि बस वो बुरे जिन होंगे जो परेशान कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आज तक समझ नहीं पाया। अगर आप में से कोई जानता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वो क्या था। बढ़ते हैं अब हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें सागर जी ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसा गांव जहां इच्छाधारी नागिन के खौफ में जी रहे थे लोग। मित्रों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की उदयपुर नाम के गांव की। इस गांव के निवासियों में एक अनजान खौफ समाया हुआ था। गांव की हर गली, हर नुक्कड़ पर, हर खेत खलियान में एक नागिन मौत बनकर घूम रही होती है। 65 से भी ज़्यादा लोगों को ये नागिन डस चुकी थी। इन घटनाओं को कई बार स्थानीय अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर देखा जा सकता है। यही सवाल सबको सता रहा है कि क्यों कोई नागिन उधमपुर गांव के निवासियों से बदला ले रही है। लोगों को काटने के बाद भी इस नागिन का बदला
आज भी जारी है। यहाँ के स्थानीय लोग ऐसी कहानियाँ सुनते हैं जिस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। खौफजदा गांव वालों का मानना है मौत के इस सिलसिले की डोर जावेद नाम के शख्स की ज़िंदगी से बंधी हुई है। जावेद एक अलमस्त और मनमौजी सा लड़का था। उसको एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। गांव से दूर वीरानों में हमेशा वो उस लड़की से मिलने जाया करता था। पूरे गांव में जावेद के किसी लड़की के प्यार में पड़ने की खबर फैल चुकी थी, लेकिन किसी ने भी उस लड़की को नहीं देखा था। अपनी ही धुन में रहने वाला जावेद सबके लिए चर्चा का विषय बन गया था। उस लड़की के लिए जावेद की दीवानगी की बातें हर जुबान पर थी। एक दिन गांव के बच्चों ने जावेद को अकेले में बात करते देखा। क्या सच में कोई मौजूद था या कोई लड़की उसके साथ थी? और अगर वो साथ थी तो बच्चे उस लड़की को क्यों नहीं देख पा रहे थे? रहस्य गहरा होता गया और सवालों की कतारें लंबी होती चली गई, लेकिन जावेद की प्रेमिका के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। इन सारी बातों के मद्देनज़र जावेद के घर वालों ने एक नेक लड़की देखकर जावेद का निकाह कर दिया। जावेद को ये निकाह कबूल नहीं था, लेकिन घर वालों की जिद के आगे उसकी एक नहीं चली। जावेद ने घुटने टेक दिए और निकाह के लिए राज़ी हो गया, लेकिन इन खबर को वो अपनी मोहब्बत से कैसे छुपा सकता था। शादी की खबर सुनाने वो उस लड़की के पास पहुंच गया और तब हुई एक ऐसी घटना जिसे देखकर जावेद की रूह कांप उठी, क्योंकि लड़की समझकर जिसे वो अब तक प्यार कर रहा था वो एक इच्छाधारी नागिन थी। कहते हैं रूप बदला जा सकता है, लेकिन फितरत कभी नहीं बदल सकती है। और वो लड़की भी जावेद की शादी की बात सुनकर नागिन बनकर जावेद को डस लिया। फिर शुरू हुआ नागिन के बदले का सिलसिला और एक के बाद एक 65 लोग नागिन के विष का शिकार हुए। नागिन के खौफ से लोगों ने घर से बाहर कदम रखना बंद कर दिया। भय में डूबे गांव वालों के लिए नागिन का साथ देने एक नाग भी आ गया। गांव वालों का कहना है कि वो नाग जावेद ही था, क्योंकि अक्सर नाग और नागिन को जावेद के घर के पास देखा गया था। गांव के एक तांत्रिक सेठ का कहना था कि ये दोनों नाग जावेद के घर को अपना बनाना चाहते हैं, तो इस तांत्रिक ने तंत्रों से इन नागों को जावेद के घर से दूर कर दिया और तभी से वो लोगों को डस रहे हैं। इस घटना के बाद यही तांत्रिक लोगों का इलाज करता है और ये तांत्रिक कड़कड़ाटी ठंड में पीड़ित को ठंडे पानी से नहलाकर उनका इलाज करता है, क्योंकि उसका मानना है कि अधिक मात्रा में ठंडे पानी से सांप का जहर कम हो जाता है। इसी के चलते सांप के डसे 65 लोगों में सिर्फ एक ही जान गई है। इतने जहरीले सांप के काटने के बावजूद भी सब ठीक हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।